Hello everyone, welcome back to the channel अंग्रेजी टॉक्स and I am गरिमा। पिछले वीडियो में हमने बात करी कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 4 टाइप्स की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। आज हम कंजंक्शन का दूसरा काइंड पढ़ेंगे जो होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। आज का मेजर टॉपिक हमारा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी वो कंजंक्शन जो सबऑर्डिनेट किसी पे डिपेंड करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग का अपना ही खुद का शाब्दिक अर्थ है दूसरे पर निर्भर रहने वाला, यानी किसी चीज पर डिपेंड करने वाला का मतलब होता है सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज सबऑर्डिनेटिंग और प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी एक वाक्य के 2 भाग हुए, एक हुआ प्रिंसिपल क्लॉज और एक हुआ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेटिंग दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए जो शब्द यूज हुआ वो हुआ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ने के लिए 2 टर्म्स नहीं आई हमारे सामने, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। भाई इन दोनों को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का तो यूज हुआ है, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि खुद प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते क्या हैं। प्रिंसिपल क्लॉज यानी जिस वाक्य का, जिस क्लॉज का पूरा अर्थ हो, अपने आप में ही एक उसका पूरा मीनिंग सामने आ रहा हो, अर्थात अपने अर्थ के लिए, अपने मीनिंग के लिए उस क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज पर डिपेंड ना करना पड़े, निर्भर ना करना पड़े। एक ऐसा क्लॉज, एक ऐसा वाक्य का भाग जो अपने आप में एक पूरा मीनिंग रखता है, उसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी पर डिपेंड करने की, किसी पे निर्भर करने की कोई जरूरत नहीं है। कंप्लीट है वो अपने आप में, तो वो हुआ प्रिंसिपल क्लॉज। वहीं दूसरा आता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज वो होता है जिसका पूर्ण अर्थ अपने आप से नहीं निकलता है। अगर उसे अपना मतलब बनाना है, अगर उसे अपना मीनिंग बनाना है, तो उसे प्रिंसिपल क्लॉज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है ये किसके ऊपर पूरा डिपेंड कर रहा है? अपने प्रिंसिपल क्लॉज पे। ठीक उसी तरह जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स पे n नंबर ऑफ चीजों, यानी बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंड करता है, वो इंडिपेंडेंट पूरी तरीके से नहीं होता है। तो वो बच्चा जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहा है वो हुआ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। लेकिन पेरेंट अगर देखा जाए तो अपनी नीड्स खुद फुलफिल कर रहे हैं, अपना खुद का काम खुद कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है, वो बच्चे पर डिपेंडेंट नहीं है, तो वो काम कर रहे हैं प्रिंसिपल क्लॉज का। यानी प्रिंसिपल क्लॉज जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग हो, उसे किसी पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, जबकि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जिसका अपना मतलब ना निकल रहा हो और उसे डिपेंड करने की जरूरत है। ऐसे 2 क्लॉजेस को, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट, इन दोनों को जोड़ने के लिए जिस कंजंक्शन का यूज हुआ उसको बोलेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। रीना वॉज पनिश्ड एज शी केम लेट। रीना पनिश क्यों हुई? क्योंकि वो लेट आई। आई शेल गो इफ ही कम्स। मैं चला जाऊंगा, लेकिन कंडीशन क्या है? अगर वो आए तो। आई डू नॉट नो वेयर शी लिव्स। मुझे नहीं पता। अब आपको क्या नहीं पता, इसका तो कोई मतलब नहीं है। क्या नहीं पता? वेयर शी लिव्स, कहां वो रहती है। आपको नहीं पता आप क्या, किसके चीज के लिए बोल रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, किसके रेफरेंस में बोल रहे हैं, नहीं पता। आपने बोल दिया जी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? वेयर शी लिव्स। तो एक पार्ट सेंटेंस का दूसरे पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, और यहां पे बीच में जो है इफ, एज, ये काम कर रहे हैं आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। अब सबऑर्डिनेशन कंजंक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यानी उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम देखते हैं कि करके के कौन से टाइप्स जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर आते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद हम यहां देख रहे हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, काइंड्स क्या होते हैं। 8 तरीके के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। टाइम, रीजन या कॉज, रिजल्ट या कंसिक्वेंस,
पर्पस, कंडीशन, कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन, एक्सटेंट या फिर मैनर। अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि टाइम, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर टाइम का हो, कंजंक्शन ऑफ टाइम हो, तो फिर वो क्या दिखाता है। अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि टाइम है तो वो क्या दिखाएगा, वो आपको समय के बारे में बताएगा। एग्जाम्पल इसमें कौन से वर्ड्स आते हैं, फॉर, आफ्टर, सिंस, एज सून एज, वाइल, सो लॉन्ग एज। कोई भी आप एग्जाम्पल उठा लीजिए, सपोज मैं बात करती हूं बिफोर की, राइट। शी हैड लेफ्ट बिफोर ही केम, उसके आने से पहले वो चली गई। तो समय यहां पे क्या बता रहा है कि कब गई, उसके आने से पहले या फिर उसके आने के बाद। राम ने खाना शाम के आने से पहले खा लिया। अब राम ने खाना खा लिया, लेकिन कब खाया, उसके आने से पहले या उसके आने के बाद। ये आपको क्या दिखा रहा है, समय। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आफ्टर, वो ऑब्वियसली उसके बाद का हो गया। सिंस, सिंस टाइम के लिए यूज होता है। आई एम हैप्पी सिंस आई सॉ हिम, मैं बहुत खुश हूं जब से उसे देखा है। अब बहुत खुश तो हूं, लेकिन क्यों खुश हूं, टाइम का रेफरेंस दिया गया है कि जब से मैंने उसे देखा है तब से मैं बहुत खुश हूं। ये सभी वर्ड्स आपको क्या बताएंगे, ये सभी वर्ड्स आपको टाइम के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट होता है हमारा रीजन या कॉज। वर्ड ही पता चल रहा है कि ये आपको बताएगा कि पहले प्रिंसिपल क्लॉज में आप क्या रीजन दे रहे हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज उस पर डिपेंड कर रहा है। एग्जाम्पल, बिकॉज आई डिडंट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई हैड फीवर। मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मुझे बुखार था। तो आप जो नहीं गए हैं, यहां पे आपको कारण देना पड़ेगा, एक रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बुखार था। तो आपका रीजन क्या है, बिकॉज की वजह से वो रीजन स्पेसिफाई हो रहा है, और रीजन क्या था कि आपको बुखार था। दूसरा है सिंस। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है नोट करना कि सिंस टाइम के लिए भी आ गया और सिंस रीजन के लिए भी आ गया। बिल्कुल रीजन के लिए भी आया है। अगर यही जो है आप जो सेंटेंस मैंने बिकॉज के साथ बनाया, यही आप सिंस के साथ बनाए तो भी वो रीजन दिखाएगा। या हम किस तरीके से बोल सकते हैं, आई डिड नॉट गो टू स्कूल सिंस आई हैड फीवर। भाई मेरे को फीवर था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया, यही कारण है। अब आपने बोला सिंस आई हैड फीवर, तो यहां पे वो काम कर रहा है रीजन का। लेकिन जब आप बोल रहे हो सिंस आई सॉ यू, जब से आपको देखा, तब से वो क्या काम कर रहा है, समय का, यानी टाइम बताने का। यानी एक ही वर्ड दो काम कर रहा है। एक जगह वो आपको रीजन बता रहा है, कॉज बता रहा है, और एक जगह वो आपको टाइम बता रहा है। तीसरा टाइप है रिजल्ट या कंसीक्वेंस। आपको रिजल्ट बता रहा है। रिजल्ट, कंसीक्वेंस, यानी किसी चीज का रिजल्ट आउटपुट बताएगा। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है दैट। ही इज सो इंटेलिजेंट, वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है दैट ही वन द प्राइज, इतना इंटेलिजेंट है कि वो प्राइज जीत गया। यहां पे ये जो की का काम कर रहा है वो आपको रिजल्ट बता रहा है। नेक्स्ट है पर्पस, किस पर्पस के लिए कोई काम करा जा रहा है। एग्जाम्पल, दैट, सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट। ये चारों वर्ड्स ये दिखाएंगे कि किस वजह से आप कोई काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कंडीशन। कंडीशन, आप ये करिए तो मैं ऐसा करूंगा। You'll be punished if you will not obey the rules. आपको पनिश किया जाएगा अगर आपने रूल्स को ओबे नहीं किया तो आप ये अगर के साथ एक कंडीशन दे रहे हैं कि आपको पनिश तब किया जाएगा अगर आप ये चीज फॉलो नहीं करेंगे। तो कंडीशन ये भी दिखाता है यू आर बिहेविंग एज इफ यू आर मैड। आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि आप मैड यानी पागल हैं। कंडीशन ये है कि आप ऐसा दर्शा रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि आप पागल हैं।
कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट की बात हमने ऑलरेडी एक कोऑर्डिनेटिंग में भी की थी, जहां पे हम ये दिखा रहे थे कि शी इज अनहैप्पी, शी इज अनहैप्पी ऑल्दो शी इज रिच। वो खुश नहीं है, वो दुखी है, हालांकि वो क्या है, अमीर है। अब वो अमीर है तो उसे खुश होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है कि वो अमीर है लेकिन फिर भी वो अनहैप्पी है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमने इसका यूज बट के साथ किया था। ऐसा एक सिमिलर सेंटेंस बना सकते हैं हम, ही इज ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार है, दो ही इज पुअर, गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन वो बहुत ईमानदार है। तो कंट्रास्ट चीजें मानी जा रही है कि गरीब है तो शायद चोरी चकारी या फ्रॉड करेगा, लेकिन यहां पे क्या है कि गरीब है लेकिन फिर भी वो बहुत ईमानदार है। नेक्स्ट है कंपैरिजन। जब आप किसी चीज को कंपेयर करें, आई एम एज ब्रेव एज यू, जितने आप ब्रेव हैं उतने मैं भी ब्रेव हूं। तो मैंने यहां पे आपकी ब्रेवरी को और मेरी ब्रेवरी को कंपेयर किया कि जितने बहादुर आप हैं उतनी बहादुर मैं भी हूं। देन ऑफ कोर्स इस देन का यूज भी ऐसी होता है, ही इज एल्डर देन हिज ब्रदर। कंपैरिजन है कि वो अपने भाई से बड़ा है। कंपेयर क्या किया आपने, एज को। आई एम टॉलर देन यू, यानी मैं आपसे लंबी हूं, तो मैंने अपनी लंबाई को आपकी लंबाई से कंपेयर किया। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंट या मैनर, यानी वो आपका मैनर दिखाता है, किस तरीके से कोई चीज होती है वो दिखाता है। जैसे कि आप सेंटेंस में बोलेंगे, कोई भी सेंटेंस तरीके से आप ले सकते हैं कि इसका तो एक प्रोवर्ब यूज किया जाता है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। भाई ये दस्तूर चलता आ रहा है कि जिस तरीके का चीज आप बोएंगे उसी तरीके का प्लांट आप पाएंगे। तो यहाँ पे एज जो है वो क्या दिखा रहा है, मैनरिज्म। मैनर, मैनरिज्म और एक्सटेंट दिखाता है। एज का एक एग्जाम्पल ये भी होता है कि मैन विल रीप एज दे सो, जो चीज वो वैसा ही पाएंगे, इंसान वैसा ही पाएंगे जैसा वो बोएंगे। यहां पे भी ऐसा होगा, वी चूज द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग एज दे वो फिट, जिस हिसाब से वो फिट थे, जिस हिसाब से उनकी फिटनेस थी, उसी हिसाब से हमने कैंडिडेट्स को चूज किया। यानी वो हिसाब से जो हम चलते आ रहे हैं वो हिसाब से हमने उस चीज को चूज किया, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे इसने एक्सटेंट और मैनर दिखाया। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के हुए 8 टाइप। समय बताने वाला, कारण देने वाला, रिजल्ट यानी आउटपुट बताने वाला, किस चीज के लिए यूज हो रहा है वो पर्पस देने वाला, किस कंडीशन पे क्या डिपेंड करता है वो बताने वाला, कॉन्ट्रास्ट दो ऑपोजिट चीजों के बारे में बताने वाला, कंपैरिजन एक को दूसरे से कंपेयर करने वाला, तुलना करने वाला, और एक मैनर बताने वाला। आई होप आपको ये 8 के 8 टाइप जो हैं वो समझ आए होंगे, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या बोल रहा है कि एक सेंटेंस तब तक इनकम्प्लीट रहेगा जब तक उसको प्रिंसिपल क्लॉज की हेल्प ना मिल जाए, और वो प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ने के लिए हमें इन सब वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी जिसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। इसी के साथ कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है आज हम इसको खत्म करते हैं। और आप अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझना चाहते हैं तो आप पुरानी वीडियो को देख के दोनों कंसेप्ट को एक साथ क्लियर करिए। आई होप आपको आज का ये टॉपिक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।